नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बात होगी अग्निपथ पे या अग्निवीरों की, पर अपना मिजाज भी थोड़ा अलग है, आज मौका भी कुछ अलग है। अचानक इन सुर्खियों से बदलकर महाराष्ट्र आज सुर्खियों में अचानक आ गया है। सुबह योग दिवस था, उसकी आपने तरह तरह की फ़ोटो देखी, प्रधानमंत्री को देखा और लोगों को देखा योग करते हुए, लेकिन इसी बीच कहीं और कसरतें चल रही थी, और वो कसरतें चल रही थी महाराष्ट्र में। आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में राज्यसभा चुनाव के बाद और कल हुए विधान परिषद चुनाव के बाद ये सुर्खियां आने लगी कि महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में, संकट में, और उद्धव सरकार खतरे में। लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी रोचक है। वो रोचक इसलिए है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशल रणनीतिकार, चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, या यूँ कहिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, सबको एक ज़ख्म मिला था। उनके दिल में कांटा लगा था, और ये कांटा लगा था जब अचानक महाविकास आघाड़ी सरकार वहाँ बनी थी और उसने शपथ ली थी। आपको सिर्फ याद दिला देते हैं कि ये कैसे कैसे क्या हुआ था। अगर आपको याद हो तो जब 2019 में चुनाव हुए थे तो वहाँ कोई भी दल पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाया था, तो तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। इसकी भूमिका ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो एक बहुत लंबे समय से अपने सहयोगी हैं, वहाँ पर शिवसेना अड़ गई थी और शिवसेना ने ये शर्त रखी थी कि सत्ता में पूरी भागीदारी उन्हें मिलनी चाहिए, और उसके तहत उन्होंने शर्त रखी कि पहले 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। जबकि उस समय बीजेपी के विधायकों की संख्या थी 105 और शिवसेना के विधायक थे 56। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये शर्त और ये ब्लैकमेलिंग पसंद नहीं आई। तब भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के एक घटक को तोड़ के अजीत पवार को लेके और राष्ट्रपति शासन रिवोक करा के अपनी सरकार का गठन किया, दावा पेश किया, सरकार बन गई। लेकिन ये सरकार 3 दिन भी नहीं चल पाई थी। तब शरद पवार ने अजीत पवार को ये कह के खारिज किया कि वो ना तो दल के नेता हैं और ना उनके साथ कोई और है। तो अजीत पवार अचानक पाला बदल गए और उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी के साथ ही हूँ। हालांकि इस बीच अजीत पवार को जो फ़ायदा उठाना था वो उठा चुके थे, उन पर जो मुकदमे वगैरह थे वो वापस हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग और दोबारा से दावा पेश करने की अनुमति मांगी, तब इन्हें अनुमति मिल गई और चुनाव पश्चात जो एक गठबंधन बना महाविकास आघाड़ी, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, सरकार बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये जो जख्म था बीजेपी को, वो बीजेपी भूलने वाली तो थी नहीं। धीरे 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 बहुत सारी बातें ऐसी होती रहीं जिसमें कि शिवसेना को एक तरह से ये भी स्थापित करने की कोशिश की गई कि जो हिंदुओं के समर्थन में कट्टर होती थी शिवसेना, वो ऐसे दलों से हाथ मिला रही है या ऐसे लोगों से समर्थन ले रही है जो कि कट्टर हिंदू समर्थक नहीं है, या यूँ कहिए कि हिंदू विरोधी हैं। इसको लेके एक ड्रामा भी हुआ था और अमरावती की जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उनके पति को भी गिरफ्तार किया गया जो विधायक हैं, और ये ड्रामा लंबा चलता रहा। इस बीच एक और केस हुआ था, एंटीलिया केस, अगर आपको याद हो, जो कि अंबानी के घर के पास में एक विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिली थी। एक पर्दाफाश हुआ, डीजीपी भी उसमें विवादों में आए, सारे लोग उसमें आते रहे, और एक अजीत वाजे नाम का इंस्पेक्टर था, एक प्रदीप शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, सब के सब उसमें फंसते चले गए और परमवीर सिंह को भी उसमें घसीटने की कोशिश की गई। हालांकि परमवीर सिंह ने जो कल इस प्रकरण में बयान दिए, उसमें सीधा सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने अनिल देशमुख, जो इस समय जेल में है, तत्कालीन गृह मंत्री, उनके कर्तव्यों और उनके व्यवहार को लेके उद्धव ठाकरे को भी चेतावनी दी थी, और शरद पवार, क्योंकि उनकी पार्टी से वो बिलोंग करते थे, उनको भी उन्होंने समझाया था, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ था। आपको मालूम होगा कि इस समय अनिल देशमुख और एक और जो बहुत बोले थे जब आर्यन का
कांड हुआ था, अगर आपको याद हो तो नवाब मलिक वो भी जेल में है। और यहाँ से एक पटकथा लिखी गई जिससे राज्यसभा चुनाव में इन दोनों को वोट डालने की अनुमति नहीं मिली और इससे महाविकास आघाड़ी को फिर से एक झटका लगा। वो राज्यसभा में भी चुनाव में भी वोट नहीं डाल पाए और विधान परिषद के चुनाव में भी वोट नहीं डाल पाए। तब यह हवा और गर्म हुई, लेकिन उनका मैनेजमेंट, फडणवीस का मैनेजमेंट कहिए, बीजेपी का मैनेजमेंट कहिए, कि दोनों बार महाविकास आघाड़ी जो सत्ता में थी उसको झटका दिया। अब उसके बाद ये आवाज़ तेज़ हुई कि सरकार खतरे में है। वो सरकार खतरे में क्यों है? एक नाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता हैं, वो माना यह जा रहा है कि 26 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और ये 26 विधायक एक नाथ शिंदे के साथ हैं। इस समय एक नाथ शिंदे उन विधायकों के साथ सूरत में रुके हुए हैं। सूरत यानी गुजरात, गुजरात यानी बीजेपी का गढ़। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये संख्या बढ़ के शायद 35 विधायक उनके साथ हैं। और देखिए एक नाथ शिंदे ने कितना रोचक तर्क दिया है। उनका कहना है कि बहुत से विधायक उद्धव ठाकरे से बहुत सी बातों को लेकर नाराज़ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पुरानी सहयोगी है, उसके साथ जो शर्त थी सत्ता की भागीदारी की, वो 2.5 साल पूरे हो गए हैं। 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा से सरकार बनानी चाहिए और शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ देना चाहिए। ये वही, देखिए, वही जख्म जो उस समय लगा था बीजेपी को, उसी को कुरेदा गया है और उसी जख्म पर नमक छिड़के गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में कोई डील हुई है या वो उधर जा रहे हैं, ये लगभग स्पष्ट होता जा रहा है। अब अगर हम अंक गणित पर नज़र डालें तो इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पास 106 विधायक हैं। अगर बागियों की संख्या 26 होती है तो निर्दलीय 5 हैं और एमएनएस शायद राज ठाकरे भी एक विधायक के साथ उनके साथ आ सकते हैं। अगर ये नहीं आते तो ये भी माना जा रहा है, कुछ का दावा है कि एक नाथ शिंदे के साथ 26 नहीं 35 विधायक हो गए हैं। अगर 35 विधायक, अब 35 विधायक की गिनती कैसे आती है? 35 विधायकों को ऐसे माना जा रहा है कि जो शिवसेना ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई उसमें केवल 15 विधायक वहाँ पहुँचे। तो अगर 55 में से 15 वहाँ पहुँचे तो बाकी कहाँ है? तो माना जा रहा है कि एक नाथ शिंदे के साथ 35 विधायक हैं। इस तरह से गणित में तो ऑलरेडी बीजेपी बाजी मार चुकी है। हम आपको याद दिला दें कि 288 सदस्यों की विधानसभा है और बहुमत के लिए 145 सदस्य होने ज़रूरी हैं। तो ये जो जादुई आंकड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी पार करते हुए लग रही है। अब आगे होगा क्या? सरकार बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी, क्या होगा, इस पर तो थोड़ा सा समय लगेगा आने में। पर अगर आप और मैं भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, गुजरात में सूरत में अगर शिवसेना के विधायक जाकर रुके हैं, इसका क्या नतीजा होगा, इसमें कोई ज़्यादा सोच विचार की, ज़्यादा गणित गुणा भाग की कोई ज़रूरत है नहीं। ये लगभग स्पष्ट लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो बाजी हार चुकी है। दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। कांग्रेस भी अपने नेताओं को वहाँ भेज रही है मनाने के लिए और शिवसेना में जिस तरह से हड़कंप मचा है और उधर एनसीपी में जैसे हड़कंप मचा है, संजय राउत के बयान आने शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में फडणवीस को बुलाया गया है। अमित शाह और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब कहानी तो बहुत, पिक्चर बड़ी साफ़ है कि जो जख्म लगा था उसकी भरपाई अब हो जाएगी और किसी भी तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार शायद, या उद्धव ठाकरे अब जो है बहुत थोड़े दिन के मुख्यमंत्री रह गए हैं, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि राजनीति में कुछ भी गारंटी शुदा नहीं होता, कभी भी पलड़ा किसी का भी बदल सकता है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा है जिसको ये बीजेपी छूने जा रही है, और अगर उनकी रणनीति पे, अब तक की कार्यशैली पे हम एक नज़र डालें तो ये स्पष्ट होता है कि जैसे एक पिक्चर में डायलॉग था ना कि ठाकुर तो गयो, तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव तो गयो। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।